अध्याय 2 सेवानिवृत्ति उपहार। प्रिय माइल्स, जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे बेटे। 18 साल हो गए, विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे कल ही तो मैंने तुम्हें पहली बार अपनी बाहों में लिया था। आशा है तुम जहां भी हो ये पत्र तुम तक पहुंच जाए और तुम्हें याद दिलाए कि तुम्हें बुलाया नहीं गया है। होप और एशर, जुड़वा बच्चे, पिछले महीने ही 2 साल के हुए हैं। वे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हमेशा हंसते रहते हैं और हर चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। डैनियल उनके लिए एक बहुत अच्छे पिता हैं। वे दयालु, धैर्यवान हैं और हर दिन मेरे जीवन में आपकी अनुपस्थिति से आए खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। काश आप उन्हें कभी देख पाते। वे अक्सर अपने बड़े भाई के बारे में पूछते हैं और मैं उन्हें आपके बारे में कहानियां सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि उन कहानियों से उनकी यादों में जिंदा रहेगी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कुछ दिन दूसरों से ज़्यादा कठिन होते हैं। घर की खामोशी बहुत भारी लगती है। मुझे तुम्हारी हंसी, तुम्हारी शरारतें और वो शांत पल भी याद आते हैं जब तुम मेरे पास बैठती थी, बस तुम्हारी मौजूदगी। जिंदगी आसान नहीं रही, लेकिन मैंने इस उम्मीद को थामे रखा है कि तुम वापस हमारे पास आ जाओगी। हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर मैं ये खत लिखती हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम इन्हें पढ़ोगी, इस उम्मीद में कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। डैनियल और मैं अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वो तुमसे कभी मिला नहीं है, लेकिन वो समझता है कि तुम मेरे लिए कितने मायने रखते हो। मैंने उससे अपनी हर याद साझा की है, हर वो तस्वीर जो मैंने अपने बिस्तर के नीचे एक डिब्बे में संभाल कर रखी थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम कैसे इंसान बन गए होगे। क्या तुम खुश हो? क्या तुम सुरक्षित हो? क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो? चाहे आपने कितनी भी मुश्किलों का सामना किया हो या जिंदगी आपको कहीं भी ले गई हो, मैं चाहती हूँ कि आप ये जान लें कि यहाँ आपका हमेशा एक घर रहेगा, एक ऐसी जगह जहाँ आपको प्यार मिलेगा और आपका इंतज़ार रहेगा। इस घर में आज भी आपके बचपन की यादें, आपकी पसंदीदा किताबों की खुशबू और आपकी हंसी की गर्माहट दीवारों में बसी है। जब भी मैं खिड़की के पास बैठती हूँ, मैं कल्पना करती हूँ कि आप उसी दरवाजे से वापस आ रहे हैं और यही उम्मीद मुझे जीने की हिम्मत देती है। मेरे बेटे, सावधान रहना। दुनिया बहुत बेरहम हो सकती है, लेकिन मुझे तुम्हारी हिम्मत और हौसले पर पूरा भरोसा है। याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, हमेशा तुम्हारी भलाई की कामना करते हैं। अगर तुम कभी वापस आओ या अगर ये शब्द तुम तक पहुंच जाएं, तो जान लेना कि तुम्हें बहुत याद किया जाता है और हमेशा प्यार किया जाता है। मेरी हार्दिक भावनाओं के साथ, माँ। माइल्स ने पत्र को सावधानीपूर्वक मोड़ा, उसकी माँ के शब्दों का भार उसके भीतर गहराई तक समा गया। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। सर, हम प्रांतीय मुख्यालय पहुंच गए हैं। माइल्स ने कुछ नहीं कहा, उसकी निगाहें सामने टिकी हुई थीं। कार का दरवाजा खुला और वर्दी पहने सैनिकों की एक पंक्ति सावधान मुद्रा में खड़ी थी। उनके चेहरे गंभीर लेकिन सम्मानजनक थे। उन्हें जय जयकार करने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी ख्याति उनसे पहले ही फैली हुई थी। वह भूत जिसने शत्रु सेनाओं में दहशत फैला दी थी, वह भाड़े का सैनिक जिसका नाम भय और प्रशंसा के मिश्रण के साथ फुसफुसाया जाता था। वे उनके भीतर निहित शांत शक्ति का सम्मान करते थे, उस शख्स की आभा का जो नरक से बचकर वापस लौटा था। संगमरमर के फर्श पर उनके बूटों की खटखटाहट की आवाज़ गूंजी जब वे उस भव्य इमारत की ओर बढ़े। सैनिक चुपचाप रास्ता देते हुए उस व्यक्ति के लिए हट गए जो एक किंवदंती और रक्षक दोनों बन चुका था। राष्ट्रपति के दरवाजे पर पहुंचकर माइल्स रुका और दस्तक देने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। दस्तक स्थिर और सधी हुई थी। अंदर आओ, अंदर से शांत आवाज आई। माइल्स ने भारी दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। राष्ट्रपति एक भव्य मेज के पीछे से उठे। उनके चेहरे के भाव भावहीन थे, लेकिन उनकी आंखें तेज थीं। कमांडर रे ने मुझे बताया कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, राष्ट्रपति ने धीमी लेकिन सम्मानजनक आवाज में कहना शुरू किया। माइल्स चुपचाप, सीधा और स्थिर खड़ा रहा। राष्ट्रपति की निगाहें स्थिर रहीं। धन्यवाद, आपकी सेवा के लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। प्रांत आपका ऋणी है, जिसका कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। माइल्स ने हल्के से सिर हिलाया, यही एकमात्र संकेत था जो उसने दिया। राष्ट्रपति एक दराज के पास गए, एक लाल पहचान पत्र निकाला और उसे अपनी उंगलियों के बीच ऊपर उठाया। उन्होंने कहा, यह प्रांतीय सेना में जनरल का पद है। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो। यह एक तरह का सम्मान है, एक ढाल की तरह। इसके साथ आपको विशेषाधिकार, सुरक्षा मिलेगी, कानूनी छूट, पहुंच, सम्मान। ये सर्वोच्च सम्मान है जो मैं दे सकता हूं। उसने कार्ड माइल्स की ओर बढ़ाया। माइल्स ने उसे उठाया, उसकी उंगलियां उसकी चिकनी सतह को छू गईं। उसकी निगाहें लाल बैज पर टिकी रहीं, जो अधिकार और पहचान का प्रतीक था। राष्ट्रपति का लहजा नरम पड़ गया। ये काफ़ी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही दे सकता हूँ। आप इसके हकदार हैं। माइल्स ने जवाब में हल्के से सिर हिलाया। राष्ट्रपति पीछे हट गए और शांति से हाथ जोड़ लिए। अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, संसाधन, जनशक्ति, तो मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप अब हमारे ही हैं, चाहे आप बोलें या न बोलें।
माइल्स चुप रहा, उसके चेहरे के भावों को समझना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ झलक रहा था, शायद कृतज्ञता, शायद दृढ़ संकल्प। बिना कुछ और कहे वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे भारी दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ बंद हो गया। बाहर सैनिक अपने अपने पदों पर वापस आ गए और उस व्यक्ति को देखने लगे जो अब केवल एक भाड़े का सैनिक नहीं बल्कि एक जनरल था, एक भूत जिसने नए जीवन में पुनर्जन्म लिया था। राष्ट्रपति के निजी कार्यालय के भारी दरवाजे माइल्स के पीछे एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ बंद हो गए। कुछ ही क्षण बाद गलियारे की खामोशी संगमरमर पर जूतों की एक साथ गूंजती आवाज से टूट गई। उसके निकलते ही दो सैनिक तुरंत एक विशेष संरचना में खड़े हो गए। नीचे और भी लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माइल्स राष्ट्रपति परिसर की भव्य सीढ़ियों से नीचे उतरे, ढलती दोपहर की धूप ने प्रांगण को सुनहरी रोशनी से नहला दिया। उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों की कतारें सावधान मुद्रा में खड़ी थीं, उनकी साफ सुथरी वर्दी और चमकीले पदक प्रकाश में चमक रहे थे। उनकी सलामी सटीक थी और उनके भावों में आदर और विस्मय का मिला जुला भाव था। यह कोई समारोह नहीं था, यह श्रद्धा का क्षण था। वे किसी नए पद पर आसीन व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे थे, वे एक मिथक का सम्मान कर रहे थे। भूत। वह बिना कुछ कहे उनके पास से गुजर गया। उसके चारों ओर एक गहरा सा माहौल था, अहंकार से नहीं बल्कि उस घातक शांति से जो 100 बार मौत के मुंह से बच निकलने और कभी अपनी धारणा खोने से ही आती है। फुसफुसाहटें उसका पीछा कर रही थीं, जोर से नहीं बल्कि निगाहों से। कुछ लोगों ने उसकी कहानियां सुनी थीं, कुछ ही लोगों ने उसे युद्ध में देखा था, लेकिन कोई भी उसे भूला नहीं था। उनकी नई रैंक जनरल, जो खून जैसे लाल रंग के बैज से उनकी छाती पर लगाई गई थी, ने केवल उस बात को वैधता प्रदान की जिस पर कई लोग पहले से ही विश्वास करते थे। माइल्स एक सैनिक से कहीं अधिक था। जैसे ही उनकी कार परिसर से निकली, काफिला बिखर गया। केवल एक शांत और बख्तरबंद वाहन राजधानी के बाहर स्थित निजी हवाई पट्टी की ओर बढ़ा। वाहन के अंदर का वातावरण ठंडा और अंधेरा था, इंजन की धीमी सी गूंज ही एकमात्र आवाज थी। माइल्स ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा काला फोन निकाला, सुरक्षित, गैर पंजीकृत और केवल एक लाइन से जुड़ा हुआ। उसने सिर्फ एक बटन दबाया। यह एक बार बजा। बॉस। आवाज आई, मधुर, धीमी, पेशेवर और स्पष्ट रूप से एक महिला की आवाज। मोनिका, माइल्स ने कहा। मैं स्टार हार्बर जा रहा हूँ। फ्लाइट प्राइवेट, केवल टर्मिनल तक ही पहुँच है। मैं तुरंत इसका इंतजाम कर दूंगी, उसने बिना रुके कहा। कब तक पहुँचेंगे? 30 मिनट। बोर्डिंग पास इस फोन पर भेजें। हो गया। लैंडिंग के बाद मैं किसी को आपको लेने के लिए भेज दूंगी, उसने जवाब दिया और उसकी उंगलियां आवाज के पीछे तेजी से काम करने लगी थीं। क्या आप चाहेंगे कि मैं एक सुरक्षित ठिकाना तैयार करूं? मोनिका ने हमेशा की तरह मधुर स्वर में पूछा। नहीं, माइल्स ने कुछ देर रुककर जवाब दिया। इस बार नहीं। उद्धरण चिन्ह ... तो मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए? मैं आपको एक पता भेज रहा हूँ। मैं सबसे पहले वहीं जाऊंगा। फोन पर कुछ हल्की सी आवाजें आई और लोकेशन की सूचना मिल गई। उसके बाद मेरे लिए एक होटल ढूंढ देना, बस इतना ही। समझ गई, उसने कहा। लेकिन उसने साधारण बुकिंग नहीं की। कुछ ही सेकंड में मोनिका ने स्टार हार्बर की सबसे खास संपत्तियों में से एक, द विरिडियन क्रेस्ट में पेंटहाउस खरीद लिया। निजी लिफ्ट, पूरे फ्लो की सुरक्षा, स्काईलाइन वाला टेरेस और किसी किले से भी ज्यादा निचता। उसने अनुमति नहीं मांगी, उसने कभी नहीं मांगी। मुझे आसपास ही एक जगह मिल गई है, उसने शांत भाव से कहा। आप शहर के केंद्र में होंगे, आपके भेजे गए पते से 2 ब्लॉक दूर। शांत, सुव्यवस्थित और बिना किसी दखल के। उसने इस पर सवाल नहीं उठाया। इस बार नहीं, उन्होंने आगे कहा। मैंने आपके लिए हवाई पट्टी से ड्राइवर का इंतजाम कर दिया है। वह शहर से अच्छी तरह वाकिफ है। वह उपलब्ध रहेगा। माइल्स ने हल्के से सिर हिलाकर सहमति जताई। अच्छा। फिर उनके लहजे में बदलाव आया। इरादा स्पष्ट हो गया। मुझे नाम की जांच करानी है। मोनिका अपनी डेस्क पर थोड़ा आगे झुकी, उसकी मुद्रा और भी सख्त हो गई। नाम? एलेना केलर। उसकी उंगलियां कीबोर्ड के ऊपर एक पल के लिए रुक गईं। बस एक क्षण के लिए। एक औरत। माइल्स की आवाज में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ। उद्धरण चिन्ह ... वह तुम्हारे लिए क्या है? मेरी माँ। इसके बाद जो सन्नाटा छाया, वह तकनीकी नहीं था, वह भावनात्मक था। मोनिका एक पल के लिए स्क्रीन को घूरती रही। उस शब्द का बोझ उन दोनों के बीच मंडरा रहा था, माँ। इतने सालों तक उसके साथ रहने के बावजूद उसने उसे कभी यह कहते नहीं सुना था, न ही कभी उसे किसी और के बारे में बात करते सुना था। ठीक है, उसने धीरे से कहा। मैं जितना हो सके उतना इकट्ठा करना शुरू कर दूंगी। आपके आने से पहले आपके पास एक फाइल होगी। धन्यवाद। एक विराम। ओह, और बॉस, उसने हल्के लहजे में कहा, लेकिन पूरी तरह तटस्थ नहीं था। होटल के बारे में? हाँ, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। उनके पास साधारण कमरे नहीं थे, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। थोड़ा का मतलब समझाओ। पेंटहाउस, उसने झट से कहा। अच्छे पर्दे हैं। उद्धरण चिन्ह ... बिल्कुल। उसने और कुछ नहीं कहा।
उसे कहने की जरूरत भी नहीं थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, कॉल कट गई। क्षितिज पर जेट विमान की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। वह चिकना और पहले से ही ईंधन से भरा हुआ था। माइल्स गाड़ी से उतरे और रनवे की ओर बढ़े। एक कर्मचारी ने चुपचाप उन्हें एक लिफाफा थमा दिया। उसके अंदर फ्लाइट में चढ़ने की जानकारी और एक निवासी प्रवेश कार्ड था। विरिडियन क्रेस्ट पेंटहाउस। उसने धीरे से सांस छोड़ी। कोई आश्चर्य नहीं, बस मोनिका। वह बिना कुछ कहे ही जहाज पर चढ़ गया।